हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को पिछले वीडियोस काफ़ी पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो या किसी भी तरह की जानकारी हो या इनफैक्ट एप्रिसिएशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें काफी वैल्यूएबल इनपुट प्रदान करते हैं, जिससे कि हम आने वाले वीडियोज में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। प्लस साथ ही साथ जो है कहीं भी और भी कोई टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट आपकी होगी तो वो हम लोग फुलफिल करेंगे। तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए जरूर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें। ठीक है। तो पिछले सेगमेंट में हमने देखा था कि बिहार गवर्नमेंट के जो मेजर स्कीम्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है, प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमने देखा था, जिसमें कि हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फीचर्स के बारे में देखा था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। और साथ ही साथ जो है सात निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंपेयर किया था, और सात निश्चय पार्ट 2 जो है उसके जो फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या स्कीम्स आई है उसके बारे में हमने जाना था। आज के वीडियो में हम लोग बाकी जो अदर सेक्टर है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो एक सेगमेंट है आपका पॉलिसी सेक्टर का, जिसमें आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी एक्सेट्रा, तो इनके लिए हम लोग फिर एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे जो पॉलिसी सेक्टर का होगा। तो आज जो पार्ट 2 है आपका गवर्नमेंट स्कीम का, उसको हम लोग आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट की और बाकी क्या क्या योजनाएं हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफी इंपैक्ट किया हो, और साथ ही साथ जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलीवेंट हो। तो यहाँ हम लोग सात निश्चय के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। एक जो और स्कीम जो है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रिलीवेंट लगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का ही है, वो है आपका मुख्यमंत्री मत्स्यिकी विकास योजना। तो ये बेसिकली आपका जो है वो फिशरीज प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है। मुख्यमंत्री मत्स्यिकी विकास मत्स्यिकी विकास योजना, ये आपका मत्स्य संसाधन विभाग जो है इसको क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के लिए भी जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो ब्लॉक ऑफिस में खास करके जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वहां पे काफी भीड़ आपको दिखेगी इस योजना का लाभ लेने के लिए। इसलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कई सारे मोटिव्स है। पहला मोटिव यह है कि किसानों के इनकम को जो है सपोर्ट करना ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, कि सिर्फ फसलों का उत्पादन पे निर्भर न रहे बल्कि अलाइड सेक्टर जो है जैसे कि मत्स्य संसाधन हो गया, पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गई एक्सेट्रा, डेयरी वगैरह हो गया, उसमें भी वो अपने इनकम को ऑगमेंट कर सके, उसको इंप्रूव कर सके। दूसरा क्या है कि फिशरीज प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जो है वो फिशेज का उत्पादन बढ़ने पे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती है, दूसरे राज्यों के भी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, उससे भी जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का काम होगा। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने स्कीम लाया मुख्यमंत्री मत्स्यिकी विकास योजना, जो आपका मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा लागू किया जाता है। और इस स्कीम के अंतर्गत सरकार जो है वो जाहिर सी बात है आप बिहार के निवासी होने चाहिए, 18 प्लस जो है आपका एज ग्रुप होना चाहिए, ये सब जो जनरल फीचर है वो तो आप लोगों को बेसिक फीचर है, वैसे भी आपको एग्जाम में उसको एलिमिनेट करके निकाल नहीं सकते हैं। मेन यहाँ पर जो दो फीचर है कि जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं इनके लिए सरकार जो है अप टू 50% सब्सिडी देगी। तो यदि आप मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो सरकार आपको 50% सब्सिडी देगी। ये सब्सिडी किन चीजों पे मिलेगी, इसके लिए भी सेगमेंट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कि एक तो आपको मत्स्य पालन के लिए मिलेगी, अगर आपके पास पर्याप्त जो है तालाब नहीं है, मतलब उस रिक्वायर्ड साइज का 1 एकड़ या उससे ज्यादा का, तो जाहिर सी बात है आप मत्स्य पालन न करके बीज उत्पादन का भी कार्य कर सकते हैं। मतलब उन्नत क्वालिटी की जो मत्स्य की बीज है, वैरायटी है, उसके उत्पादन के लिए जो है आप कार्य कर सकते हैं, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तो आपका जो है बीज उत्पादन भी जो है वह भी
इस योजना के अंतर्गत जो है वो कवर होता है। साथ ही साथ तीसरा है कि अगर आपको तालाब में फॉर एग्जांपल पानी की समस्या आ रही है तो पंपिंग सेट वगैरह के इंस्टॉलेशन के लिए भी जो है आपका सरकार जो है वो सब्सिडी देती है। तो पंपिंग सेट इंस्टॉलेशन जो है वह भी इस योजना के अंतर्गत जो है आपका कवर हो जाता है। और जाहिर सी बात है तालाब का जो निर्माण और रख रखाव है उसका भी इसमें एडेड है फीचर। तो कुल मिला के आपको एक काफी ब्रॉडर एरिया को ये इनकम्पास करता है ये स्कीम, जिसमें कि 50% सब्सिडी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के फार्मर जो है उनको दिया जाता है। और अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं ईबीसी या फिर अगर अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आते हैं तो आपको 70% तक जो सब्सिडी है वो बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत। तो बेसिकली इस स्कीम में दो कैटेगराइजेशन किया गया है। फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी ऑफ फार्मर्स government will provide 50% of the subsidy, but for EBC, SC and ST category of farmers government will provide 70% of the subsidy, and these subsidy will be provided over an entire range of functioning like आपका मत्स्य पालन, तालाब निर्माण, बीज उन्नत बीज उत्पादन और आपका पंपिंग सेट इंस्टॉलेशन के तौर पे। तो यह मत्स्यिकी विकास योजना जो है वह काफी महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका ग्राउंड लेवल पर काफी इंपैक्ट देखने को मिला है। तो इसलिए भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि हमने देखा कि बिहार गवर्नमेंट के जो बजट के सेक्शन को हमने कवर किया था, आप लोगों में से अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उनको मैं बता दूं कि हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का ऑलरेडी वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें, ठीक है। तो बजट के सेक्शन में हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी एरिया है टॉप 5 उसमें एजुकेशन जो है वो सबसे नंबर 1 पे है। मतलब गवर्नमेंट का टोटल एलोकेशन जो है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाता है। तो यहां पर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जितने भी हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलीवेंट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। जाहिर सी बात है एजुकेशन डेवलपमेंट में 7 निश्चय पॉइंट 2 में हमने देखा था अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये आपका 7 निश्चय का जो है एक लक्ष्य है सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत ही बहुत सारे योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे आपको दिखती है, आप ऑलरेडी उससे वाकिफ है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं होने के कारण उसको मैंने समायोजित नहीं किया अपने लेक्चर में। जिसमें कि आपको पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। आपको ये पता होगा कि इनफैक्ट क्लास 1 से लेकर और ग्रेजुएशन तक बिहार सरकार की अलग अलग स्कीमें चलती है जो कि आपको एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। यहां पर सिर्फ हम उन्हीं स्कीम की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, जो कि नए फीचर्स के साथ या तो लॉन्च हुई है या फिर हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, या जिसका इंपैक्ट काफी ज्यादा है। तो अवसर बढ़े आगे बढ़े बेसिकली ये एक आपका ओवरऑल क्या विजन कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत रेंज ऑफ कॉलेजेस जो है वो प्रोफेशनल कॉलेजेस जो है वो पूरे बिहार में स्थापित किए जाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कुछ जो है वो सब डिवीजन लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट इसको जो है आपको इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट इस योजना को क्रियान्वित कर रही है। और इसके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका एक जीएनएम कॉलेज, एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, एक वीमेन आईटीआई और एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। आई बात समझ में। और इसके अलावा सब डिवीजन लेवल मतलब अनुमंडल लेवल की अगर आप बात करें तो उसमें एक एएनएम स्कूल और गवर्नमेंट आईटीआई जो है वो खोले जाएंगे सभी अनुमंडल स्तर पे, सब डिवीजन लेवल पे। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेजेस का जो निर्माण है वह पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत बहुत ही ब्रॉड रेंज जो है वो इनकम्पास करता है अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एट डिस्ट्रिक्ट लेवल
डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज एट सब डिवीजन लेवल एंड स्टेट लेवल। अब जाहिर सी बात है, सब में अलग अलग तरह के स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक जो है वो जीएनएम कॉलेज, जनरल नर्सरी एंड मिडवाइफरी कॉलेज, इससे साथ साथ जो है आपका एक पॉलिटेक्निक, एक आपका वीमेन आईटीआई, में वीमेन आईटीआई, और एक जो है वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। सब डिवीजन लेवल पर एएनएम स्कूल, आईटीआई ये खोले जाएंगे, और स्टेट लेवल पर जो है वो 5 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो ये जो है आपका अवसर बढ़े आगे बढ़े का ओवरऑल जो है वो पिक्चर है कि इसमें किन किन स्तरों पे किस किस तरह के इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाएगी। अगला जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट, चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहा है, और स्टूडेंट पॉइंट के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नमेंट ने ये देखा कि कई बार जो है धन के अभाव में आप कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में जो है सरकार एक गारंटर के तौर पर उभर कर सामने आती है, और वो बच्चों को खास करके जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। लोन उनको जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है, वो जो आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वही प्रोवाइड करती है। बस इसमें इंटरफेस जो है वो सरकार बनती है, मतलब कि जो माध्यम है या जो गारंटर है वो गवर्नमेंट बनती है। आई बात समझ में? तो वही आपका जो स्कीम है काफी महत्वपूर्ण, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये स्कीम जो है इसको आप आमतौर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो हायर स्टडीज के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों को लोन प्रोवाइड करती है। सो फॉर हायर स्टडीज 12th पास स्टूडेंट, साथ ही साथ जो है इसके अतिरिक्त जो लोन की राशि है वो अप टू ₹4 लाख तक है। मतलब कि 4 लाख तक का लोन जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है सरकार की तरफ से। इसकी नियम और शर्तें काफी लिबरल होती है। आपको अपने एकेडमिक्स के दौरान कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना होता है। जितने भी साल का कोर्स है, सपोज इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, तो उन 4 सालों तक आपको उसका कोई भी जो है इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना है। साथ ही साथ जो है आपका ये हर तरह के कोर्सेज के लिए, जनरल कोर्सेज एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है ये स्कीम। मतलब कि यदि आप सामान्य कोर्सेज करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करना चाहता हो, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना चाहता हो, या फिर जो है सपोज सिंपल इंग्लिश ग्रेजुएशन या मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करना चाहता हो, उसके लिए भी लोन की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे एमबीए करना चाहता हो, एमसीए करना चाहता हो, बीटेक करना चाहता हो, मेडिकल करना चाहता हो, तो इसके लिए भी जो आपको है गवर्नमेंट 4 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान रखती है, जिसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जानते हैं। यह आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। क्लियर? तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट योजना है, और बिहार में स्टूडेंट्स के बीच में एक नई आशा की किरण या कह सकते हैं होप लेकर आया है ये। तो इसलिए भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा आपका है कुशल युवा प्रोग्राम। एक चीज हमने देखा था इको सर्वे और बजट के सेशन में कि आपका जो है बिहार में स्किल मिसमैच की समस्या आती है। आपके पास वर्क फोर्स तो है, लेकिन
आपके पास जो है स्किल उस रिक्वायरमेंट के नहीं है जो मार्केट में उसको जरूरत है या रिक्वायरमेंट है। तो एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो उस तरह का स्किल जो है आपके डेमोग्राफी में नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान रखते हुए सात निश्चय में आपको पता होगा कि एक लक्ष्य था, वो क्या था? आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल। मीनिंग देयर भाई कि जो युवा शक्ति है उसके लिए आप ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए जिससे कि वो मार्केट में अपने आप को इंप्लॉयबल या उनका जो स्किल रिक्वायरमेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जनरेट हो सके। तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो कुशल युवा प्रोग्राम लेकर आती है और गवर्नमेंट जो है इसके इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन ये इसे इंप्लीमेंट करती है कुशल युवा प्रोग्राम को। ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कुशल युवा योजना या कुशल युवा प्रोग्राम। इस योजना के अंतर्गत 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। यह ट्रेनिंग ओवरऑल 240 आवर्स की होती है, मतलब कि 240 घंटे की ये ओवरऑल ट्रेनिंग होती है 3 महीने के पीरियड में। क्लियर? और इसके लिए जो है 10th या 12th या डिप्लोमा या आईटीआई पास होना आवश्यक है। तो ऐसे युवा जो 10th या फिर 12th या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई पास है उनके लिए ये स्कीम है और उनकी उम्र जो है वो 15 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो कुशल युवा योजना के अंतर्गत बिहार सरकार जो है वो 15 से 25 साल के आयु वर्ग के आपके युवाओं के लिए जो है वो 10th या 12th पास युवाओं के लिए 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 240 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली जो है 240 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लेकर आई है। और इसके लिए गवर्नमेंट बाद में जो है प्रोग्राम के कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी देती है और ये सर्टिफिकेट जो है वो एक मानक है कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और आप जो है वो मार्केट में जो भी रिक्वायर्ड स्किल है इसके अंतर्गत जो भी आपने ट्रेनिंग ली है पर्टिकुलरली कंप्यूटर की ली है या अन्य किसी चीजों की ली है तो वो आप धारण करते हैं और इसलिए आपकी योग्यता जो है वो मार्केट के हिसाब से होती है। तीसरी चीज इसमें क्या है कि आपका ये जो 15 से 25 ईयर है और जो आपका 10th और 12th पास है इसमें मेनली जो है फोकस ग्रुप जो है वो आपका ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी एंड पर्संस विद डिसएबिलिटीज है। तो आपका मेनली ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी एंड पर्संस विद डिसएबिलिटीज मतलब दिव्यांग जनों के लिए ये स्कीम चलाई जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है कुशल युवा प्रोग्राम आईएफएल में। और इसके लिए जो है सरकार जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली चलाती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट जो आपका आता है वो है मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। देखिए बिहार के संदर्भ में
गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्कूल्स तो बढ़ाए, साथ ही कुछ स्कूलों को प्रमोट भी किया। जो मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल में प्रमोट किया, जो हाई स्कूल थे उनको +2 स्टैंडर्ड के स्कूल में प्रमोट किया। लेकिन एक चीज जो यहां पर इशू थी वो था आपका ड्रॉप आउट रेट और दूसरा एक्सेसिबिलिटी। ये बेसिकली क्या थे, ये आपका था कि प्रायः ऐसा देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके लड़कियां जो है वो हाई स्कूल वगैरह में एडमिशन या तो नहीं लेती है या लेती भी है तो बाद में पढ़ाई को छोड़ देती है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, एक तो आवागमन का साधन नहीं होता है, दूसरा स्कूल जो है वो सभी गांवों में हाई स्कूल अवेलेबल नहीं है तो दूरी की वजह से, और तीसरा इसकी वजह से आपका ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा हो गया। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए और एक मोटिवेशन देने के लिए बिहार सरकार ने साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना जो है वो लागू किया। आप लोगों को पता होगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि लड़कियां जो है वो साइकिल से विद्यालय जाती हैं। ये साइकिल सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो है 9वीं कक्षा के क्लास 9 की जो बालिकाएं हैं जो कि सरकारी स्कूलों में इनरोल्ड है, उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट, इसमें सभी कास्ट की लड़कियां जो है वो जो क्लास 9 में इनरोल्ड है उनको स्कूल जाने के लिए बिहार सरकार के तरफ से 2500 रुपए साइकिल खरीदने के लिए दिए जाते हैं। आई बात समझ में? और चूंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है ग्राउंड पे, इसलिए मैंने जो है इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट समझा। इसकी वजह से ही हमने देखा है कि इको सर्वे के और बजट के आपके चैप्टर में, ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर में हमने देखा है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो हाई स्कूल में आपको लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट कम पाया जाता है, जबकि लड़कों में ड्रॉप आउट रेट आपका ज्यादा पाया जाता है बिहार में। तो यह बेसिकली साइकिल योजना का भी इसमें कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि जो आपका हाई स्कूल्स है उन हाई स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट की अगर आप बात करें, ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो आपका ये गर्ल्स में जो है वो कम पाया जाता है एज कंपेयर टू बॉयज। मतलब कि ज्यादा लड़के जो है वो हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या फर्दर अगले क्लास में नामांकन नहीं कराते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट ने जो है बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए, और इसका एक महत्वपूर्ण जो है वो आउटकम हमें देखने को ही मिल रहा है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कियों का धीरे धीरे कम हुआ है बिहार में। क्लियर? तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिहार सरकार का, जिसके तहत जो है वो साइकिल खरीदने के लिए 9वीं कक्षा की छात्राओं को जो है 2500 रुपए जो है वो प्रोवाइड करती है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट आपका है अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना। देखिए ये जो कल्याण छात्रावास योजना है वो आपका लगभग जो है वो सभी वर्ग के लिए, मतलब कि जो भी मार्जिनलाइज्ड वर्ग है जिसमें अल्पसंख्यक है, इसके अलावा आपका SC ST OBC EBC इन सभी वर्ग के लिए आपका कल्याण छात्रावास योजना है। आई बात समझ में? तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना जो है वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, देखिए हर एक जिले में जो है एक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास जो है वो नामित किया गया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जो है वो संचालित करते हैं। प्रखंड स्तर पे ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जो है वो इसको संचालित करते हैं। और इसमें जो है कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को जो है निःशुल्क रहने की व्यवस्था, क्लास 9 to 12 ये आपका निःशुल्क रहना, साथ ही साथ 1000 रुपए प्रति महीने सरकार के तरफ से एक आपका एक्सपेंस के लिए आप कह सकते हैं, खर्च के लिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, प्लस प्रति महीना
9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है रहने वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए, प्लस जो है आपका बेड, कॉटेज और अन्य जो जरूरत की सामान है, नीड्स है, उनको जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलर पैटर्न पे आपका जो है वो अंबेडकर कल्याण छात्रावास भी चलता है, जिसे कि SC/ST वेलफेयर ऑफिसर जो है वो संचालित करते हैं। आई बात समझ में? उनका भी फीचर सेम है, राशि भी सेम है, 1000 प्रति महीने। चावल, गेहूं या अन्य सुविधाएं जो भी सरकार के द्वारा दी जाती है वह भी सेम है, सिर्फ बदल जाता है क्या नाम, वो अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास की जगह अंबेडकर कल्याण छात्रावास हो जाता है। समझ में? तो वह भी बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है मिशन दक्ष। यह भी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में भी रहा था और काफी महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार का है मिशन दक्ष। ये आपका नॉर्मल एजुकेशन से हटके लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए है। अब ये क्या बेसिकली आपका प्रोवाइड करता है, अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ स्कूली शिक्षा के से जो है उनका ग्रेड या मार्क्स या लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं हो पाता है। जैसा कि आप ASER रिपोर्ट जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें देखने को मिलता है कि सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे जो है वो छात्र जो है वो क्लास तो जंप कर रहे हैं, जैसे क्लास 4, 5, 6 में चले गए, लेकिन उनकी बेसिक लिटरेसी, न्यूमेरेसी या मैथमेटिकल स्किल जो है वो क्लास 2nd, 3rd, 4th तक की भी नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करने के लिए मिशन दक्ष योजना लाया। ये मिशन दक्ष जो है, मिशन दक्ष योजना, ये आपका पुअरली परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई को, तो उनके लिए है। इसके तहत क्लास 3 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए जो है स्पेशल क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने की व्यवस्था है। सर में ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM इसको मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अंतर्गत क्लास 3 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस, पोस्ट लंच क्लासेस, मतलब कि भोजन अवकाश के उपरांत जो है उनके लिए इंडिविजुअल मेंटरशिप की व्यवस्था की गई है। इंडिविजुअल मेंटरशिप एक या यूं कह सकते हैं कि कम छात्रों को यह व्यवस्था मिले तो इंडिविजुअल मेंटरशिप, और इसके तहत जो है एक टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे और मेनली जो है वो आपका मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिकल या न्यूमेरेटिकल स्किल्स है, प्लस आपका इंग्लिश एंड लिटरेचर सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, एक्सेट्रा, इन चीजों की वो पढ़ाई करवाएंगे। इसके लिए जो है ऑलरेडी स्कूल्स के हेड मास्टर और टीचर्स को जो है टारगेट दिया जाता है, जिसकी समीक्षा आपको DM करते हैं जिला स्तर पे, और बाद में जो है लर्निंग आउटकम की समीक्षा शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करती है। आइए समझ में, जो दक्ष है उसका फुल फॉर्म भी अगर पूछ दिया एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तो ध्यान में रखिएगा, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। आइए समझ में। सो दक्ष का मतलब हुआ डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले मैं भोजपुर जिले में पोस्टेड था एज एन सर्कल अफसर, अंचल अधिकारी।
तो वहां पर हम लोगों को बिहार सरकार के द्वारा जो है शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना था अलग अलग स्कूलों में। तो वहां कई सारी बिहार सरकार की जो योजनाएं थी, फ्रॉम क्लास 1 टू ग्रेजुएशन, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं, लड़कों के लिए अलग योजनाएं, SC ST के लिए अलग योजनाएं, तो कई तरह की योजनाओं की जानकारी जो है वो हमें वहां देनी होती थी। तो उनमें ये सब कुछ योजनाएं जो थी वो ग्राउंड पे काफी ज्यादा रिलीवेंट थी और लोगों को इसमें काफी उत्सुकता भी थी। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट हो जाते हैं। तो मिशन दक्ष बेसिकली क्या है कि रेगुलर एकेडमिक या स्कूलिंग के अलावा जो है, अगर कोई बच्चा यूं कह लीजिए कि पढ़ने में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मैथ्स में, इंग्लिश में या अन्य सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए इंडिविजुअल मेंटरशिप की व्यवस्था पोस्ट लंच पीरियड में की जाती है, जिसमें कि स्कूल जो है वो उसको एक टीचर सिर्फ 5 स्टूडेंट को कैटर करते हैं और उनको जो है वो पढ़ाते हैं। क्लियर? और इसकी जो है मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के द्वारा की जाती है। सो बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन इंप्रूविंग द लर्निंग आउटकम्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। क्लियर? अगला जो है आपका सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। हमने देखा है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, हमने ऑलरेडी इको सर्वे और बजट के चैप्टर में भी देखा है कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री 4.0 के नीड्स को फुलफिल करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, पर्टिकुलरली जो है आपका ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। ITI जो है उनको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने की योजना है, जिसके अंतर्गत 60 ITIs को जो है ITIs को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री 4.0। हमने बताया था कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है आपका और इसकी क्या नीड है और क्या वो स्किल में मिसमैच हो रहा है और गवर्नमेंट उसको कैसे इंप्रूव कर रही है। हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है 18th सेंचुरी में जो आया, तो पहला फेज को IR 1.0 कह सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 या इंडस्ट्री 1.0। ये मेनली क्या था आपका, स्टीम इंजन पे बेस था, लोकोमोटिव्स पे बेस था और कॉटन इंडस्ट्री के नीड को फुलफिल करने के लिए आया था। सो बेसिकली बेस्ड अपॉन स्टीम इंजन में लोकोमोटिव्स एंड फुलफिल्ड द नीड ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। ये आपका कब आया था, मिड 18th सेंचुरी में आप कह सकते हैं। यूरोप में मेनली इंग्लैंड से शुरू हुआ था। IR 2.0 की बात करें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0, तो ये आपका मिड 19th सेंचुरी से शुरू हुआ और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, कोल एक्सेट्रा इन सब पे बेस्ड था। मतलब कि कोल सेक्टर, आयरन सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है वो पावर सेक्टर और इससे रिलेटेड जो आपके उद्योग धंधे थे, इसको इंडस्ट्री 2.0 कहा गया। इंडस्ट्री 3.0 जो है वो आपका मिड 20th सेंचुरी से कह सकते हैं कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये मेनली आपका किस चीज पे बेस्ड था, ये ICT टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इंटरनेट एक्सेट्रा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, IT इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सब का जो नीड था वो फुलफिल हुआ और इसे इंडस्ट्री 3.0 कहते हैं। इंडस्ट्री 4.0 आपका क्या है, इंडस्ट्री 4.0 जो है वो आपका नेक्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो आप कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। ये बेस्ड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस एक्सेट्रा।
तो ये हाई इन टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा पे बेस्ड है। तो इसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री 4.0 के नीड को फुलफिल करने के लिए आपको मैन पावर को स्किल डेवलपमेंट में उतना ट्रेन करना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का प्रोग्राम लेकर आई है कि बिहार में 60 आईटीआई को इंडस्ट्री 4.0 के नीड के हिसाब से जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसमें जो पार्टनरशिप चूज किया गया है वो टाटा टेक्नोलॉजी जो है उसके सहयोग से इस लक्ष्य को अचीव करने का टारगेट लिया गया है इन द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में। क्लियर। अगला है आपका सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। जाहिर सी बात है ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, गर्ल्स वगैरह सबके लिए लागू होता है, और इसके अंतर्गत कोई भी अगर बीपीएससी का एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है तो उसे 50,000 रुपए सहयोग राशि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जाम, एज वेल एज अगर कोई यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसे 1 लाख रुपए का सहयोग राशि जो है वो प्रदान किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा फॉर फर्दर कंटिन्यूइंग प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर। तो ये सब कुछ स्कीम जो है वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, जो कि छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रिलीवेंट है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका है सोशल सेक्टर। अब इसको भी जो है काफी गंभीरता से देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जो भी स्कीम है, इसमें मुख्यतः जो है वो महिलाओं के लिए स्कीम है, वृद्ध जनों के लिए स्कीम है, दिव्यांगों के लिए है, एक्सेट्रा। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है सिर्फ उन्हीं की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये आप जानते हैं कि 7 निश्चय का पार्ट है, और 7 निश्चय में जो है ऑलरेडी सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 35% रिजर्वेशन जो है वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें महिलाओं के लिए जो है वो 35% रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकार ने की है, आपको आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के अंतर्गत। या पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में एक यूनिक स्कीम है, प्रावधान है, पर्टिकुलरली फॉर वीमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वर्कफोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिहार। इसमें आपको देखने को मिलता है लगभग सभी विभाग, इनफैक्ट आपको पुलिस विभाग हो, कोई अन्य विभाग हो, सभी विभाग में आपको महिलाओं की संख्या, और कई सारे मामलों में स्पेशल जैसे पुलिस थाना ही बना दिया गया है, महिला थाना, जिसमें कि महिला कांस्टेबल, महिला आपको जो है सो एसएचओ वगैरह ही होती है, जो कि आपके इसके लिए स्पेशली वीमेन रिलेटेड केसेस के लिए वो अपॉइंट की जाती है। अगला जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना। अब देखिए, ये जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत सरकार ने जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मंथली पेंशन की व्यवस्था की है। यह आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा लागू किया जाता है, और लागू किया जाता है समाज कल्याण विकास विभाग के द्वारा, और इसमें सामाजिक सुरक्षा मीन्स सोशल सिक्योरिटी ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर एक आपके एडीएसएस होते हैं, बीपीएससी में पोस्ट भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, इनके द्वारा यह लागू किया जाता है। इस योजना में सीनियर सिटीजन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सीनियर सिटीजन्स दोज हु आर
नॉट अ पेंशन होल्डर, जिन्हें किसी तरह का पेंशन नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ जो बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है, इनके लिए दो तरह के पेंशन की व्यवस्था की गई है। मंथली पेंशन की दो तरह के मंथली पेंशन की व्यवस्था की गई है। एक ऐसे सिटीजन जो 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, तो 60 से 80 साल के सिटीजन्स के लिए 400 रुपए प्रति महीने जो है वो सरकार ने आपको मंथली पेंशन फिक्स किया है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत। तो 60 से 80 साल के वृद्धों के लिए 400 रुपए प्रति मंथ और 80 साल से अधिक के वृद्ध के लिए जो है वो 500 रुपए प्रति मंथ जो है वो आपका पेंशन की व्यवस्था मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत की गई है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बीपीएल कैटेगरी के वृद्धों के लिए मंथली पेंशन की व्यवस्था है। जो 60 से 80 के बीच है उनको 400 रुपए प्रति मंथ और जो 80 से ऊपर है उनके लिए 500 रुपए प्रति मंथ जो है वो पेंशन की व्यवस्था की गई है। क्लियर? अगला है आपका जननी बाल सुरक्षा बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना। यह भी एक यूनिक स्कीम है पत्रकारों को पेंशन देने के लिए। इसका फायदा क्या है? पत्रकार को पेंशन क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि पत्रकार जो है बेसिकली गवर्नमेंट को एक आईना दिखाते हैं, उनके पॉलिसी का जो लूप होल्स है उसके बारे में बताते हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन में कहां फॉल आउट है एक्सेट्रा। अगर उनको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो फियरलेसली अपना काम नहीं कर पाएंगे। एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जिसको आप कहते हैं वो मीडिया माना जाता है, प्रेस माना जाता है, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी पार्ट है, प्लस जो है आपका एक तरह से काफी इनवैल्यूएबल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये एक यूनिक योजना कह सकते हैं बिहार में, पत्रकार पेंशन सम्मान योजना, या इसको पत्रकार सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे पत्रकार जो कि 60 साल या उससे अधिक के हैं और जिन्होंने 25 साल जो है वो पत्रकारिता में दिया है, जर्नलिज्म में दिया है। आई बात समझ में? तो क्राइटेरिया क्या हो गई? 60 साल से अधिक होने चाहिए और कम से कम 20 साल जो है कम से कम वो पत्रकारिता में उन्होंने अपना योगदान दिया है। इनके लिए जो है प्लस आपका इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट IPRD, जो सरकार का IPRD डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, इनके द्वारा इनको एक्रीडिटेशन दिया गया हो, मतलब कि इनको रिकॉग्नाइज किया गया हो इनके कार्यों को कि इन्होंने लोकहित में या समाज हित में अतुलनीय कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। तो ऐसे पत्रकारों को सरकार के द्वारा जो है प्रति महीने 6,000 रुपए का जो है पेंशन दिया जाता है पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत। तो पत्रकार सम्मान योजना में 60 साल से ऊपर के जर्नलिस्ट जिन्होंने कम से कम 20 साल जर्नलिज्म में लगाया हो, साथ ही साथ उन्हें IPRD डिपार्टमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, सराहा गया हो, और उसके बाद जो है बिहार सरकार के द्वारा उन्हें 6,000 रुपए प्रति मंथ का पेंशन दिया जाता है पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत। क्लियर? अगला है जननी बाल सुरक्षा योजना। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि ये जो प्रेग्नेंट वीमेन है और जो इन्फेंट चाइल्ड है उनके न्यूट्रिशन और उन्हें जो है इनिशियल सपोर्ट के लिए आपको चलाई गई योजना है। क्या है ये योजना? देखिए, जाहिर सी बात है जननी सुरक्षा योजना के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना एक्सेट्रा।
अब जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो हो गई, तो उसके इमीडिएट बाद रिक्वायरमेंट क्या होती है? न्यूट्रिशियस फूड की, मेडिकल चेकअप की या मेडिकल मॉनिटरिंग की। तो इसके लिए जो है अब बच्चे और मां दोनों के हित के लिए जो है बिहार सरकार चला रही है जननी बाल सुरक्षा योजना। बाल सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत आशा वर्कर जो है, आशा वर्कर, इनके द्वारा फैसिलिटेट कराया जाता है, डिलीवरी को प्रमोट किया जाता है। किस चीज को? आपके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। और डिलीवरी के तुरंत बाद जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, लाभार्थी के अकाउंट में 6,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है फॉर न्यूट्रिशन एंड अदर मेडिकल रिक्वायरमेंट। ये जो 6,000 है वो चाइल्ड केयर एज वेल एज जो है अब वीमेन का, पर्टिकुलरली जो है वो जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो माँ है, उनके भी आपको मेडिकल और न्यूट्रिशियस डाइट और फूड के लिए जरूरी है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इसको ट्रांसफर किया जाता है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए यह स्कीम लाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। काफी महत्वपूर्ण योजना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, अब देखिए हमने देखा कि सरकार ने जो है वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत क्या किया, जो 60 से ऊपर के सीनियर सिटीजन है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की। लेकिन वल्नरेबल सेक्शन में, समाज में ऐसी महिलाएं भी आती है जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और जिन्होंने अपने ब्रेड अर्नर या कह सकते हैं कि जो उनके हस्बैंड है या घर में जो कमाने वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई। खास करके कोविड के बाद ऐसे केसेस हमें देखने को मिले। बिहार में बहुत सारे लोग पलायन करके दूर दूर से आए और कुछ लोग जो है मतलब कोरोना की वजह से दिवंगत हो गए एक्सेट्रा। तो ऐसे में जो है उनको सरकार के द्वारा जो है कुछ सहायता राशि की या एक तरह से सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी और इसी के लिए सरकार ने लाया लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। देखिए ज्यादातर जो है वो हिंदी में ही स्कीम है, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अंग्रेजी वालों को भी ये स्कीम सब हिंदी में ही ध्यान में रखना होगा तभी एग्जाम में, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम में हम लोग तैयारी करते थे, हम भी इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी करते थे, इंग्लिश से ही यूपीएससी वगैरह के मेंस इंटरव्यू भी दिए हमने। लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसी में आपको ढलना पड़ता है, अदरवाइज जो है आपको काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी पत्राचार, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सेट्रा वो ज्यादातर जो है वो हिंदी में ही आएंगे। प्लस जो है वो आपको पब्लिक से जो डील करेंगे आप, वह भी हिंदी या लोकल डायलेक्ट में ही करना पड़ता है। तो इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है एक तरह से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो है, लेकिन काम करने में आपको बिहार सरकार के नौकरी में हिंदी की जरूरत काफी ज्यादा पड़ेगी, डे टू डे बेसिस पे पड़ेगी। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और 18 प्लस की उनकी आयु है, साथ ही साथ उनका फैमिली इनकम जो है, फैमिली इनकम वो आपका 60,000 रुपए से कम है। 60,000 रुपए से कम, इसका क्या मतलब हुआ कि मंथली इनकम जिनका 5,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं के लिए जो है बिहार सरकार के तरफ से 300 रुपया प्रति मंथ जो है वो पेंशन के तौर पे दिया जाता है सामाजिक, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत। तो ध्यान क्या रखना है कि 18 प्लस की विधवा महिलाएं जिनका पारिवारिक इनकम जो है सालाना जो है वो 60,000 रुपए से कम, या फिर कह सकते हैं कि मंथली इनकम 5,000 रुपए से कम, ये इनकम सर्टिफिकेट आपको
अंचल कार्यालय से बनवाना पड़ता है। एनुअल इनकम का 60,000 से कम इस योजना के लाभ के लिए, और फिर ब्लॉक ऑफिस में इसके लिए आपको आवेदन ऑनलाइन में करना पड़ता है या फिर आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से। तो 300 रुपए प्रति महीना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है आपको विधवाओं के सामाजिक सुरक्षा दायित्व के अंतर्गत। अगला जो है वो आपका है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। काफी महत्वपूर्ण योजना है ये, इसके बारे में भी ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कन्या उत्थान योजना क्या है ये योजना? देखिए, इसके अंतर्गत जो है सरकार ने एक ग्रेजुअल व्यवस्था की है कि जैसा कि नाम ही बता रहा है, गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट विकास के लिए, प्लस उनको पढ़ाई की बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले और उनका बाल विवाह को रोका जा सके और मैरिज एज को पुश किया जा सके। आई बात समझ में? तो इसका जो बेसिकली एम है वो क्या है, जो आपके गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड इनका एजुकेशन, मैरिज एज इसको बढ़ाना, एजुकेशन के बेटर अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना, बेहतर अवसर को, और इसके लिए सरकार जो है अलग अलग लेवल पे ग्रेजुअली जो है वो फंड जो है वो देती है, राशि देती है लाभार्थी को। किस किस स्तर पे क्या जो है फंड दिया जाता है, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि यह योजना जो है वो सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आते हैं, सामान्य वर्ग में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए है। प्लस जो है अन्य सभी कैटेगरी जैसे ओबीसी, ईबीसी, एससी एंड एसटी, माइनॉरिटी ऑब्वियसली, इन सभी कैटेगरी के लिए ये लागू होता है। जो ईडब्ल्यूएस के नहीं है तो जनरल में अन्य के लिए ये लागू नहीं होता है। क्लियर? इसके अंतर्गत किसी भी कन्या के जन्म के साथ ही जो है 2,000 रुपए जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, 2,000 रुपीज एट बर्थ। अब जन्म के बाद उनका टीकाकरण कराना भी अनिवार्य है, तो वैक्सीनेशन के समय में भी जो है आपका जो है फर्स्ट वैक्सीनेशन के समय, फर्स्ट वैक्सीनेशन इसके समय 1,000 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ इनकी पढ़ाई अन्य जो योजनाएं हैं जैसे बालिका पोशाक योजना हो गई या साइकिल योजना हो गई, ये सब तो चलता रहेगा, छात्रवृत्ति योजना वगैरह। फिर इनको 10th एग्जाम एंड 12th एग्जाम पास करने पे 10,000 रुपए जो है, अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो 10,000 रुपए जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? और जब वो ग्रेजुएट हो जाती है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन इन्हें 20,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा, जैसा कि नाम ही आपका बता रहा है, कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ग्रेजुअली अलग अलग स्तर पर गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, उनके बेहतर एकेडमिक और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग राशि जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। आई बात समझ में? इससे जो है न सिर्फ उनकी साक्षरता दर बढ़ेगी बल्कि उन्हें बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे, साथ ही साथ उनके मैरिज का जो एज है वो भी पुश होगा, तो चाइल्ड मैरिज को लगाम मिलेगा। और इसका एक इंटेंडेड बेनिफिट ये भी होगा कि आपका प्रजनन दर जो है, फर्टिलिटी रेट, वो आपका कम होगा। बिहार में फर्टिलिटी रेट मोर और लेस आपका 2.8 के नियर अराउंड है, जिसको कि गवर्नमेंट का टारगेट है ग्रेजुअली कम करे ताकि जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाई जा सके। आई बात समझ में? तो यह भी जो है आपका एक काफी महत्वपूर्ण योजना है सोशल सेक्टर का, महिलाओं के लिए खास करके। क्लियर?
नेक्स्ट जो आपका है अदर सेक्टर। अब अदर सेक्टर की योजनाओं को देखें तो मेनली इसमें आपका अदर सेक्टर जैसा कि नाम ही बता रहा है कि अदर देन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और ये सब आपका सोशल सिक्योरिटी के अलावा, तो इसमें एक जो योजना है काफी महत्वपूर्ण वह आपका है बिहार उद्यमी योजना। बिहार उद्यमी योजना, उद्यमी योजना ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपका उद्योग विभाग के द्वारा लाया जाता है और इसके अंतर्गत जो है आपका जो प्रावधान है कि ऐसे युवा जो 18 प्लस के हैं, 18 प्लस का एज ग्रुप है और एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 12वीं या फिर आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इनकी डिग्री ले रखी है, तो ऐसे एससी एसटी युवाओं के लिए सरकार ने जो है स्टार्टअप खोलने को कह सकते हैं या बेसिकली उनको एक फंड सपोर्ट कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करती है। दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्वरोजगार योजना है। तो ये उद्यमी योजना जो है वो बेसिकली क्या है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत जो है एससी एसटी 12 पास युवाओं को सरकार जो है आपका 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। 5 लाख रुपए तक का लोन देती है जो आपका इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब इसमें कोई भी ब्याज जो है वो नहीं लेती है सरकार। प्लस जो है अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट आपका कम का ही है, जो भी आप रोजगार करना चाहते हैं, तो आपको अप टू 50% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो सरकार देती है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट के लिए जो ट्रेनिंग या फिर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी है, इसके लिए सरकार जो है 25,000 रुपए जो है वो आपको देती है ऐसे एससी एसटी युवाओं के लिए। और जो एक अच्छी बात है कि इस योजना के लिए के लाभ के लिए किसी तरह के कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि देयर इज नो कोलैटरल रिक्वायर्ड फॉर आप कह सकते हैं कि अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ सच दिस स्कीम, कि आपको इसमें जो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है उसके लिए किसी तरह के कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। एक तरह से सरकार ही आपका गारंटर भी बनती है। क्लियर? तो ये काफी महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट आपका है बेरोजगारी भत्ता स्कीम। अब ये बेरोजगारी भत्ता स्कीम क्या है? जाहिर सी बात है, हमने देखा इको सर्वे और बजट में भी कि बिहार में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है युवाओं में 15 से 29 साल के बीच में। ठीक है, इसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, हिंदी में इसको बेरोजगारी भत्ता स्कीम भी कहते हैं या बेरोजगारी भत्ता योजना। और हमने ये भी देखा कि जो आपका 15 से 29 का एज ग्रुप है, इसमें आपका बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.9% है, मतलब कि जो 15 से, और ये देश में सबसे ज्यादा है क्योंकि देश में ये लगभग 10% के आसपास है, मतलब बिहार में 14%, 4% ज्यादा है। तो इस एज ग्रुप के लिए सपोर्ट के तौर पे सरकार ने इस योजना को लाया है कि 15 से 35 साल के जो युवा है, बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अंतर्गत जो 15 से 35 साल के, सॉरी 15 कह रहे 21 से 35 साल के जो युवा हैं, जो कि आपका मेनली 12th पास कर चुके हैं और काम की तलाश में है, जो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। आई बात समझ में? जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, ऐसे युवाओं के लिए 1,000 रुपए
प्रति मंथ के हिसाब से 1 साल तक के लिए बेरोजगारी भत्ता दी जाती है बिहार सरकार के लिए। एक जो अन्य कंडीशन है इसमें वो ये है कि आपका एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। मतलब ऐसे बेरोजगार जिनका पारिवारिक इनकम जो है वो 3 लाख रुपए पर एनम, मतलब प्रति वर्ष 3 लाख रुपए से जिनकी इनकम कम है, ऐसे परिवार के बच्चों के लिए जो है ये स्कीम लाया गया है। क्लियर? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट जो आपका है बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। नेक्स्ट जो है आपका बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत ये आपका मेनली क्या है, ऐसी महिलाओं के लिए है या बालिकाओं के लिए है जो एसिड अटैक सर्वाइवर है या फिर रेप विक्टिम्स है। ऐसी महिलाओं और बालिकाओं के लिए समाज में जीवन जीना काफी कठिन होता है। पर्टिकुलरली जो है हमारे समाज में ऐसे महिलाओं के लिए किसी तरह का अगर सामाजिक सुरक्षा का योजना ना रहे या उनको कोई अलावेंस गवर्नमेंट की तरफ से ना मिले तो उनका जीवन यापन काफी कष्टमय हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लाया है, जो कि मेनली आपका एसिड अटैक या फिर रेप सर्वाइवर्स के लिए है। एसिड अटैक या फिर रेप सर्वाइवर्स, इसके अंतर्गत जो है ऐसी महिलाएं जिन पर की पास्ट में कभी एसिड अटैक या रेप अटेम्प्ट या रेप हुआ है, उनको एज ए कंपनसेशन जो है वो 7 लाख रुपए की राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। तो कंपनसेशन अमाउंट जो है, कंपनसेशन अमाउंट ये आपका 7 लाख रुपए जो है वो आपका बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि जो विक्टिम है वो 14 साल से कम उम्र की है, में मतलब कि एक तो नाबालिग है, उसमें भी जो है वो क्या है, किशोरावस्था में भी नहीं है, तो ऐसे केस में जो है अगर एज ग्रुप जो है वो आपका 14 साल से कम है तो उस केस में ये जो कंपनसेशन अमाउंट है वो 50% तक बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब कि 7 लाख के ऊपर जो है वो 50% और एडिशनल जो है वो कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई एसिड अटैक विक्टिम है जिसकी की आई साइट, मतलब कि जो आंख से देखने की क्षमता है वो 80% तक डैमेज हो चुकी है, आई बात समझ में, या फिर जिनका फेशियल जो कवर है वो 80% तक डैमेज हो चुका है। सो इन केस ऑफ 80% लॉस इन आई साइट, ऐसे केस में डिस्ट्रिक्ट क्राइम कंपनसेशन बोर्ड इनके द्वारा राशि तय की जाती है और सरकार जो है वो 10,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इनको स्टाइपेंड या कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के तौर पर प्रदान करती है एज कंपनसेशन। सो इन केस ऑफ 80% लॉस इन द आई साइट टू द acid attack survivor, the government will provide ₹10,000 per month as a compensation amount or as fixed by the amount fixed by district crime compensation board. क्लियर? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार का बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। क्लियर? अगला है आपका
अगला है आपका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। क्या है ये योजना? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोग जो रोजगार के तलाश में स्वरोजगार के लिए लोन लेना चाहते हो, आई बात समझ में? तो सबसे पहले इसका जो टारगेट ग्रुप है वो क्या है? माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना जो है, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना रोजगार ऋण योजना, इसके अंतर्गत जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के युवा है, जितने भी आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के युवा है जिनकी आयु 18 से 50 साल के बीच में है और ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार के लिए कुछ करना चाहते हैं, आई बात समझ में? कोई दुकान खोलना चाहते हैं या कोई लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है बिहार सरकार आपको लोन की व्यवस्था करती है या लोन प्रोवाइड करती है। एक इसमें जो प्री कंडीशन है कि ऐसे लोग जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, उनकी फैमिली इनकम जो है, पारिवारिक आय, फैमिली इनकम, वो आपका लेस देन जो है 4 लाख पर एनम होना चाहिए। मतलब 4 लाख रुपए से कम जो है वो आपका फैमिली इनकम होना चाहिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत। और इसके लिए जो सरकार जो है काफी लिबरल टर्म्स पे, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट वगैरह पे, लिबरल टर्म्स पे जो है लोन देती है 5 लाख रुपए तक की। सो लोन अप टू ₹5 लाख एट लिबरल टर्म्स इज प्रोवाइडेड बाय द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार गवर्नमेंट, टू द यूथ ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। क्लियर? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की। और अंत में जो एक काफी महत्वपूर्ण योजना मुझे लगी वो है मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट योजना, ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम। ध्यान में रखेंगे इस योजना को, मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट योजना और ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम। क्या है ये योजना? ये बेसिकली आपका ऐसे लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किस तरह का कार्य? जाहिर सी बात है, रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी का इशू रहता है कि जो भी व्यक्ति को कहीं शहरी क्षेत्रों में जाना है या कहीं जाकर बस या ट्रेन पकड़नी हो, तो उनके लिए जो है संसाधन जैसे कि ऑटो रिक्शा हो गया, या फिर देर सवेर रात को अगर कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की काफी दिक्कतें आती है। तो ऐसे इन कमियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम के साथ आई, जिसके अंतर्गत जो है SC ST एंड EBC मींस अति पिछड़ा वर्ग या फिर SC और ST मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो 21 साल या उससे अधिक है, जो कि 21 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, जिनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, मतलब गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। इनके नाम पर पूर्व में कोई और कॉमर्शियल व्हीकल नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो लाभार्थी होंगे वो पूर्व में अपना कोई गाड़ी नहीं चला रहे होंगे, साथ ही साथ कोई सरकारी जॉब में नहीं होने चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है हर एक
पंचायत स्तर पर जो है सरकार ने व्यवस्था की है कि हर पंचायत से 5 लाभार्थी को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए कितना जो है ग्राउंड पे पेनेट्रेट करने वाला स्कीम है। पंचायत स्तर पे 5 लाभार्थी जो है 5 बेनिफिशियरी जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये 5 जो है उनमें 3 जो है वो एससी या एसटी के ही होने चाहिए और 2 जो है वो ईबीसी के होने चाहिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से होने चाहिए। जाहिर सी बात है एसटी की संख्या बिहार में नेग्लिजिबल है, सब जिलों में है भी नहीं, तो ये 3 ज्यादातर पंचायतों में क्या होंगे, एससी कम्युनिटी के होंगे और 2 जो है वो ईबीसी कम्युनिटी के होंगे। क्लियर? इसके लिए जो है सरकार जो है वो एलएमवी दैट इज लाइट मोटर व्हीकल, इसके परचेज के लिए आपको 50% सब्सिडी देगी। मतलब कि सरकार जो है एलएमवी के खर्च में जो भी पैसा लगे उसका 50% तक जो है वो अनुदान के रूप में देगी। तो मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत एससी एसटी एंड ईबीसी कम्युनिटी के ऐसे लोग जो 21 साल से अधिक उम्र के और जो सरकारी सेवा में नहीं हो या जिनके नाम पर कोई कॉमर्शियल व्हीकल नहीं हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो, तो ऐसे लोगों को प्रत्येक पंचायत में 5 बेनिफिशियरी का चयन किया जाएगा, जिनमें कि 3 एससी एसटी और 2 ईबीसी कम्युनिटी से होंगे। और लाइट मोटर व्हीकल का जो भी कॉस्ट होगा उसका 50% जो है वो बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर देगी। तो इससे जो है एक तो स्वरोजगार का भी सृजन हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी की दिक्कत है या फिर आपको इमरजेंसी सर्विसेज की दिक्कत है उसमें भी जो है काफी हद तक लोगों को मदद मिलेगी। तो यह स्कीम जो है ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट लगा मुझे और इसलिए मैंने इसे अपने पीपीटी में या अपने प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाया। तो इसके साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण स्कीम है वो सब हमने यहां पर देख लिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस लेक्चर के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा दे सकेंगे। आप लोगों से अनुरोध भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करें ताकि लेटेस्ट कोर्स वगैरह से आप लोग अपडेटेड रहें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में और भी कोई स्कीम या कुछ और इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन हो या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं, एक गाइडिंग फैक्टर, एक मोटिवेशन का कार्य करते हैं। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर समय समय पर डालते रहेंगे जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहे। इसके साथ ही जो है जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हमारा जो अभी अपकमिंग लेटेस्ट बैच है वो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, 78th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जिसका नाम है बस एक अटेम्प्ट बैच। यह दोनों माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। और इसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आपका, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो टेस्ट डेट है वो आपका 19 मई को है और क्लासेज जो है वो स्टार्ट होंगी 30 मई से क्लासेज स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ आपको जो ध्यान में रखना है कि ये बैच सभी के लिए नहीं है, सिर्फ 100 ऐसे कैंडिडेट जो कि टेस्ट में टॉप 100 को ही हम लोग जो है वो इसमें इनरोल करेंगे इस कोर्स में। और यहाँ पर प्रतिदिन आपका 4 घंटे का जो है वो कोर्स होगा प्रतिदिन का, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स स्पेशल फोकस के तौर पे आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस बुकलेट दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको डेली 50 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू के सोल्व कराए जाएंगे। आपको उसका टेस्ट का प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। 100 डेज प्लस का ये प्रोग्राम है और 50 क्वेश्चन प्रतिदिन के हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे आपका 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है आप
सोल्व कर चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप प्रीलिम्स में जाएंगे तो आपका ये जो रिवीजन है इन्हीं 5000 क्वेश्चन का वो काफी महत्वपूर्ण होगा, जो अलग अलग टॉपिक्स पे होगा। पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, एनवायरमेंट होगा, बिहार स्पेशल होगा, करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, इंटरनेशनल रिलेशन का होगा। तो ऑलरेडी आपके पास एक काफी अच्छा संकलन कह सकते हैं, आपके पास काफी अच्छा कंपाइलेशन हो जाएगा क्वेश्चंस का, जो कि आपको रिवीजन के लिए भी काफी उपयोगी होगा। और साथ ही साथ आपको एक अटेम्प्ट, जैसा कि नाम बता रहा है कि एक ही बार में आपको प्रीलिम्स से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट तक लाने का ये प्रोग्राम है। एक्सपीरियंस ऑफ आपको जो है काफी अनुभवी और ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है इसमें क्लासेस लेते हैं। धनंजय सर या फिर मैं दया शंकर दास, सब लोग जो है वो एक ही अटेम्प्ट में बीपीएससी की परीक्षा को पास किए हैं। तो जाहिर सी बात है जो गाइडेंस होगी वो काफी टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच होगा और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको काफी कुछ फीचर मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह भी इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो इस टेस्ट से जुड़े, इसका टेस्ट 19 मई को है, रजिस्ट्रेशन करा लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि वो हमारे कोर्स से लाभान्वित हो सके। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।